फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम कुछ बातें पंडित जी के बारे में आपसे साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सिलसिला थोड़ा सा चले, आगे बढ़े। पहले मैं प्राथमिक तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। मैंने पंडित जी को अपने नौजवान जीवन में नहीं पढ़ा उस तरह से। एक आध किताब पढ़ी थी मैंने, लेकिन धीरे धीरे पिछले 10-12 साल में पंडित जी को अपने तरीके से पढ़ने की और जानने की कोशिश की। ये भी कह सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति का, जो कि लिखने पढ़ने के पेशे में ही था, उसको नेहरू जी को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा न तो मौका मिला न समय मिला। अब आप यहां से देखिए कि जो यंग लड़के लड़कियां आज के दौर में हैं, वो यंग लड़के लड़कियां में नेहरू क्यों रिलेवेंट है, क्यों नेहरू पर बात करनी चाहिए, नेहरू क्यों है हमें हमें नेहरू पर बात करने की जरूरत इसलिए है कि हम चाहते हैं कि भारत के निर्माण की प्रक्रियाओं को जाना जाए, भारत कैसे निर्मित हुआ है इसे जाना जाए। नेहरू से सहमत होने के लिए नहीं। नेहरू के व्यक्तित्व की सबसे शानदार चीज है कि आप नेहरू से असहमत होकर नेहरू के साथ रह सकते हैं। नेहरू पहले बड़े मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हैं जो असहमत होने की विकास के लिए बेहद जरूरी थी, उस कल्चर को वो कल्टीवेट करते हैं, और जो असहमत है उसे वो साथ रखते हैं, उसके साथ में वो प्यार के साथ संवाद करते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो विकास पिछले 70 साल में हुआ, अभी भी है, ये चाहे जितने प्रयत्न करें लोग, लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, वो लोकतंत्र की जड़ों को पुख्ता बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका है। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पंडित नेहरू को धो पहुंच के साफ कर दिया जाएगा, लोगों की स्मृति से उनको एकदम साफ कर देंगे, ये वो गलत फहमी में है। नेहरू को आम जनता की स्मृतियों से और भारत की स्मृतियों से साफ करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, मैं एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं मैं आपको। आप जिस समय ग्रैंड ट्रंक रोड पर जाते हैं ना, तो उस समय सिर्फ आपके दिमाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। आप जानते हो या ना जानते हो, पंडित नेहरू के बिना आप इस एकीकृत भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। भारत विभाजन हुआ और भारत विभाजन के साथ हमें आजादी मिली। कई लाख लोग भारत विभाजन में मारे गए। भारत विभाजन से कुछ वर्ष पहले ही भारत में और खासतौर पर बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा। पंडित नेहरू को जो हिंदुस्तान मिला था, वो हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान नहीं था जिसे आज हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान की अधिकतर चीजें बाहर से मंगाई जाती थी, हिंदुस्तान में कोई चीज नहीं बनती थी। जब पंडित नेहरू ने कार्यकाल, जब उनके हाथ में सत्ता आई, आत्मनिर्भर भारत किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि 47 में जब देश आजाद हुआ था तो भारत में क्या बनता था। भारत की स्थिति क्या थी।
एक सुई तक बाहर से आती थी, रेल के डिब्बे बाहर से आते थे, हर चीज बाहर से आती थी। हमारे यहां कोई चीज नहीं बनती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर आप जानना चाहते हैं, आप जब रेल में बैठेंगे और रेल में अपने डिब्बे में बैठेंगे तो पंडित नेहरू दिखाई देंगे। वहां ना आपको नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, ना आपको इंदिरा गांधी दिखाई देंगी, ना राजीव गांधी दिखाई देंगे, कोई नहीं दिखाई देंगे। स्वतंत्र भारत के रेल के डिब्बे जो भारत में बने, वो एकमात्र पंडित नेहरू की वजह से बने, और उनके विवेक की और बुद्धि की वजह से बने, उनकी औद्योगिक नीति की वजह से बने। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों का नेटवर्क और स्वदेशी रेल के डिब्बे और इंजन का नेटवर्क और उत्पादन, ये दो बड़े प्रतीक हैं जहां नेहरू आपको प्रति क्षण मिलते हैं, आप चाहें या ना चाहें। मैं बार बार, नेहरू कहां मिलेंगे? नेहरू आपको सड़क पर मिलेंगे। आप आंख खोल के देखिए, आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे, आपको नेहरू मिलेंगे, आपके रेल के डिब्बे में घुसेंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज कि आखिर ये रेल के डिब्बे आए कहां से। भारत के सैनिकों के पास में अपने हथियार नहीं होते थे, अपना गोला बारूद नहीं होता था। भारत की जो ताकत थी, वो ताकत कहां से आई? भारत की ताकत आई आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट के जरिए। नेहरू ने हवा में बातें नहीं की, नहीं। सिर्फ एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं मैं, जो लोग नेहरू के साथ में वर्तमान जो प्रधानमंत्री है ना, उनकी तुलना करते हैं। हमारे एक प्रोफेसर दोस्त हैं सूर्य बहादुर थापा, उन्होंने सवाल पूछा है कि नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया और बीजेपी के आइडिया ऑफ इंडिया में क्या फर्क है। सिर्फ एक छोटा सा फर्क बता रहा हूं मैं आपको, उससे आप बहुत सारी चीज समझ सकते हैं। नेहरू जी ने जो अपना भाषण दिया, पहला भाषण दिया, उस पहले भाषण में उन्होंने जो चीज शेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर की कि नए भारत को अर्जित करने के लिए उसे अतीत से मुक्त करके लोकतंत्र में दाखिल करना होगा। और भाजपा के लोग लोकतंत्र से मुक्त करके उसे अतीत में ले जाना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा फर्क है। भाजपा के लोगों को लोकतंत्र नहीं चाहिए, उन्हें अतीत चाहिए। और नेहरू को लोकतंत्र चाहिए था, और वे अतीत की तमाम किस्म की बाधाओं, अंधविश्वास, आस्थाओं और पुरानी रूढ़ियों से निकाल के लोकतंत्र की दहलीज पर लाके खड़ा किया था। कहां मिलेंगे नेहरू? डेमोक्रेसी में मिलेंगे या अतीत में मिलेंगे? भारत कहां मिलेगा? लोकतंत्र में मिलेगा या अतीत में मिलेगा? भारत का गौरवपूर्ण इतिहास लोकतंत्र का इतिहास है, वह हिंदू स्वर्ण काल का इतिहास नहीं है। और इतिहास को जानने के लिए, और खासतौर पर भारत को जानने के लिए, एक चीज और जरूरी है। वह है ट्रांसपेरेंसी। आप भारत के बारे में बात करें तो एकदम पारदर्शिता के साथ बात करें, छिपा के नहीं, झूठ बोल के नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो कि एक दूसरे से छुपाता है, आंखें चुराता है, झूठ बोलता है। पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान की जो परिकल्पना पेश की और उसे साकार किया, वह था ट्रांसपेरेंस भारत। ऐसा भारत जिसे आप अपने शब्दों में, नेहरू के शब्दों में आप फील कर सकते हैं, टटोल सकते हैं।
देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भारत को जानने के लिए पारदर्शिता और उसके विवरण और विस्तृत ब्यौरों की प्रकाशन की, प्रचार की, प्रसार की सख्त जरूरत है। आज तो स्थिति इतनी बदतर है कि आपको एक सामान्य सा डाटा नहीं मिलेगा। नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने डाटा की संरचना का निर्माण किया कि नहीं, आंकड़े जमा होने चाहिए, आंकड़े बताए जाने चाहिए। कभी दावा नहीं किया। नेहरू के जब भाषण होते थे 15 जनवरी और 26 जनवरी और 15 अगस्त पर, तो नेहरू जी दावा नहीं करते थे कि उन्होंने कितने गैस के चूल्हे लगाए हैं, कितने बिजली के कनेक्शन लगाए हैं, कितनी ट्यूबलाइट लगाई हैं, ये दावे नहीं करते थे। नेहरू जी के लिए इन दिनों का एक पवित्र अर्थ था। नेहरू के लिए ये प्रोपेगेंडा के दिन नहीं थे। अच्छे विचार, अच्छे वैल्यूज, अच्छी कल्चर, अच्छे नए नए को प्रचारित प्रसारित करने के लिए वे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिवस का इस्तेमाल करते थे। आप यहां से देखिए, जब नेहरू की मृत्यु हुई तो नेहरू एक आत्मनिर्भर भारत खड़ा करके गए थे और यह वायदा किया था उन्होंने कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। यह साधारण बात नहीं है। यह साधारण बात नहीं है कि भारत विभाजन के समय जो इतनी भयानक सांप्रदायिकता थी और सांप्रदायिकता की आंधी थी, लाखों हिंदू और मुसलमान मारे गए थे उसमें। उस सांप्रदायिक विभाजन के राष्ट्रीय अंधर से देश को निकाल के शांति के माहौल में खड़ा किया था नेहरू ने। अभी तो स्थिति है कि जो शांत परिवेश था, उस शांत परिवेश को अशांत परिवेश में बदलने के काम करते हैं हमारे शासक लोग। नेहरू के बारे में बात करते समय यह चीज बार बार हिंदुस्तान के लिए इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि नेहरू ने जो मेहनत की, जो देश की परिकल्पना की, ऐसा नेहरू के जो प्रोजेक्ट है, समझ है, उसमें ऐसा क्या घटा कि नेहरू के जमाने में जो आपने उपलब्धि, वे सारी की सारी उपलब्धियां आज दांव पर लगी। कोई चीज तो है ऐसी। नेहरू के बारे में हमें सिर्फ पूजा के भाव से बात नहीं करनी चाहिए। नेहरू के प्रति हमें एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए और यह नेहरू के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। नेहरू ने एक अच्छी चीज सिखाई, देश को सिखाई। नेहरू पर बात करने के लिए बहुत साहस, बहुत गहरी समझ और हिंदुस्तान की जनता से लगाव की जरूरत है। हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं जहां नेहरू न गए हों अपने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। कोई इलाका नहीं जहां के वे जनता से जुड़े न हो जाके डायरेक्ट। कोई क्षेत्र नहीं जहां के वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाम से न जानते हों। हिंदुस्तान का कोई अच्छा लेखक, पेंटर, स्थापत्यविद, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं ऐसा जिसको कि नेहरू ने पर्सनली जाके कांटेक्ट न किया हो और उसे दोस्त न बनाया हो। चाहे बंगाल के हों, चाहे वो मलयालम के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, किसी भी राज्य के रहने वाले हों।
चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो उर्दू भाषी हो, जो भी जीनियस इंटेलेक्चुअल हैं, नेहरू की कोशिश होती थी कि सारे जीनियस इंटेलेक्चुअल्स उनके संपर्क में होने चाहिए और उनके घर उनके लिए खुले हुए थे। हमारे यहां तो हालत यह है कि हिंदुस्तान में ये जो नए जो प्रधानमंत्री आए हैं, जो 6 साल से शासन कर रहे हैं, इनके रणबांकुरे नीचे और फेसबुक पर और सोशल मीडिया में आए दिन बुद्धिजीवियों को धमकाते रहते हैं और गालियां देते रहते हैं। नेहरू जी की जिन लोगों ने आलोचना की, नेहरू जी के मत से जो लोग सहमत नहीं थे, नेहरू जी ने उनको अपनी कैबिनेट में रखा। नेहरू जी उनको बुला के ये कहते थे कि आओ और मेरे यहां दायित्व संभालो, जो इच्छा हो काम करो। कौन नहीं जानता था कि आचार्य नरेंद्र देव जो है उनके सबसे बड़े क्रिटिक थे, सब लोग जानते थे। लोहिया उनके सबसे बड़े क्रिटिक थे। लेकिन कांग्रेस के दरवाजे और नेहरू के दरवाजे कभी इन लोगों के लिए बंद नहीं। में डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस में जो चीज चाहिए वो यह है कि लोकतंत्र में रहने वाला हर व्यक्ति और हर पक्ष एक दूसरे से संवाद करे और संपर्क रखे, उसके चाहे जितने गहरे मतभेद हों। लोकतंत्र में नेहरू ने जो चीज कल्टीवेट की वो ये थी, लोकतंत्र का विकास करना है तो घृणा से रहित समाज का विकास करना होगा। ये नेहरू की बहुत बुनियादी चीज थी। लोकतंत्र रहेगा तो असहमति रहेंगी, और असहमति जब होंगी तो असहमत लोगों को साथ रखना होगा, क्योंकि बिना असहमत लोगों को साथ रखे आप लोकतंत्र का विकास नहीं कर सकते। तो नेहरू का जो भारत के बारे में विचार है, वो लोकतांत्रिक भारत के बारे में विचार है, वो कोई काल्पनिक। नेहरू जिस भारत की कल्पना करते हैं वो एक डेमोक्रेटिक इंडिया है। वे कोई एंशिएंट मेडिवल इंडिया की बात नहीं कर रहे वो। तो नेहरू कहां मिलेंगे? नेहरू मिलेंगे एक लोकतांत्रिक भारत में और लोकतांत्रिक भारत के कॉन्सेप्ट में। लोकतांत्रिक भारत के कॉन्सेप्ट के लिए यह जरूरी है कि आपके दरवाजे यानी सरकार के दरवाजे विपक्ष के लिए खुले रहें, विपक्ष के लोग बाधा के दाखिल हो सकें। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि विपक्ष के लोगों की न सुनी जाएगी न देखी जाएगी, बल्कि कोशिश क्या होगी? नेहरू जी ने अपने पूरे जीवन में, आप जान लीजिए इसे, मैंने जितने नेहरू जी के भाषण पढ़े हैं, नेहरू जी ने कभी किसी भी स्थिति में कि विपक्ष का सफाया कर दिया जाए, आरएसएस को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, जी नहीं, ये कल्चर नहीं थी। नेहरू जी जानते थे कि आरएसएस किस तरह खतरनाक संगठन है, लेकिन नेहरू जी ये भी जानते थे को कैसे डायलॉग करना है और कैसे कंट्रोल करना है। लोकतंत्र में दिल जीतने की कला विकसित करनी होती है, लोगों के दिलों में घृणा पैदा करने की कला विकसित की है भाजपा ने। नेहरू का जो भारत है वो लोकतांत्रिक भारत है और ऐसा भारत है जो कि एक दूसरे से प्यार करता है। आपने कैसा भारत बनाया? आपने एक ऐसा भारत बनाया पिछले 6 साल में सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, जो एक दूसरे से नफरत करता है। संकट की घड़ी में भी वो नफरत करता है। आश्चर्यजनक है। इससे ज्यादा क्राइसिस कभी नहीं आएगा। '47 में भी वह संकट नहीं था जब देश आजाद हुआ था और भारत विभाजन हुआ था, जो आज संकट है। मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूं मैं आपको।
एक बार भूकंप आया, भयानक भूकंप आया, बिहार और बंगाल में जबरदस्त तबाही हुई, नुकसान हुआ, जैसा कि अभी हुआ है बंगाल में। नेहरू जी कमला नेहरू को लेकर सीधे ट्रेन से, कोई तामझाम नहीं था, सीधे पहले कलकत्ता गए, कलकत्ता के बाद में बिहार गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मतलब यह है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री के लिए यह है कि हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे। यह बहुत बड़ा फर्क है। किसने रोका है प्रधानमंत्री को कि वो अपना डेरा जमा दे बंगाल में जाके कि हम बंगाल की जनता की सेवा करना चाहते हैं? किसने रोका है? क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी ने जाके यह तय किया कि हम 10 दिन राज निवास में रहेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और मदद करेंगे। क्यों डरते हैं वो? नेहरू ने हर राहत शिविर में जाके मुआयना किया और देखभाल की। और जान लीजिए आप, बिहार में उस भूकंप के समय बाबू राजेंद्र प्रसाद से लेकर नीचे तक एक अदना से अदना कांग्रेस कार्यकर्ता तक जमीन पर काम पर लगा हुआ था। और बाबू राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो मोबिलाइजेशन हुआ वो अकल्पनीय था। नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा लिखी है उसकी। आप नेहरू के भारत के साथ तुलना करेंगे, नेहरू की परिकल्पनाओं के साथ तुलना करेंगे, आपके अंदर साहस नहीं है। नरेंद्र मोदी के अंदर साहस नहीं है, आरएसएस के अंदर साहस नहीं है। ये हम देखना चाहते थे कि मोहन भागवत, जब बंगाल में तूफान आया है तो मोहन भागवत जाते और कहते कि हम खड़े हैं यहां। क्यों नहीं गए? आप एक ऐसा भारत बना रहे हैं जो कि सिर्फ पीआर कंपनियों पर, पब्लिक रिलेशन कंपनियों के प्रचार पर टिका हुआ है। वो जनता के साथ नेताओं के संबंध पर नहीं टिका हुआ। आपने एक ऐसा भारत बनाया है, भाजपा ने एक ऐसा भारत बनाया है जो सिर्फ विज्ञापन कंपनी और मीडियाओं के द्वारा प्रचारित और प्रसारित है। उसका जनता के साथ में कोई कनेक्ट नहीं है। मैं नहीं समझता कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल तूफान के समय गए, मुझे आश्चर्य हुआ यह कि बंगाल में जाने के बाद उनको कहना चाहिए था कि हम 5 दिन 7 दिन यहां रहेंगे, हम निगरानी करेंगे, हम मदद करेंगे आपकी। ममता जी, आप फैसला लीजिए, हम आपके साथ हैं। नहीं, आप गए, राजा की तरह गए, ऊपर से देखा और आपने एक पैकेज डिक्लेयर किया कि 1000 करोड़ रुपए हम देंगे और चले आए दिल्ली। और देंगे कब देंगे देखी जाएगी, क्योंकि आपके लिए वह सिर्फ एक इवेंट था। नेहरू के लिए तूफान, भूकंप ये इवेंट नहीं होते थे। नेहरू हर भूकंप, अकाल के क्षेत्र में वो बाकायदा गए हैं, लोगों के बीच में काम किया है उन्होंने। मैं ममता बनर्जी के राजनीतिक नजरिए से सहमत नहीं होता, लेकिन ममता बनर्जी की ये जो स्पिरिट है कि वह जनता के बीच में जाती है, वो सिर गड़ा के बैठी रही तूफान के समय, ये मुझे पसंद है। नेहरू एक खास तरह के हिंदुस्तान और खास तरह की लोकतांत्रिक परंपरा और प्रक्रियाओं पर जोर देते हैं। वो ये नेता का जनता से डायरेक्ट संपर्क संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट संवाद होना चाहिए। ये जो बाया मीडिया, बाया प्रचार अभियान, ये पीआर एजेंसियों के जरिए, नेहरू जी के यहां कोई पीआर एजेंसी काम नहीं करती थी। नेहरू जी स्वतंत्र रूप से काम करते थे और जनता से जुड़ते थे। तो नेहरू तो ये करना पड़ेगा, नेता का बाना छोड़ना पड़ेगा और पीआर एजेंसी के जरिए जीना। राहुल गांधी, आप उसके बारे में चाहे कुछ भी कहें,
राहुल गांधी में ये सिम्टम है, ये लक्षण है। वो जनता से जुड़ना चाहता है, वो जनता के बीच में जाता है, वो हर चीज सरकार के लिए नहीं की जाती। लोकतंत्र में एक लोक संबंध को विकसित, उस लोकतांत्रिक संबंध को अचीव करना भी एक काम है। जैसे आपने प्रधानमंत्री पद अचीव, जनता के साथ में एक लोकतांत्रिक संबंध को भी तो बीजेपी के लोगों ने के साथ वे अर्जित नहीं कर पाए, अर्जित नहीं कर पाए। नेहरू के बारे में बात करते समय एक चीजें हैं जिन पर के कायदे से, जिसको के हम भारत और तमाम किस्म के सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पहली चीज तो यह है कि हिंदुस्तान कहां से देखा जाता है कि ये जो प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है और नेहरू परिवार की, किस बात के लिए नेहरू परिवार के ऊपर कीचड़ उछाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो परिवार निर्मित किया वह एक ऐसा आदर्श लोकतांत्रिक परिवार निर्मित के सचमुच में प्रेरणा की चीज है। और आरएसएस के लोग नेहरू का परिवार, नेहरू की पत्नी पॉलिटिकल पर्सन थी। नेहरू जी उससे हम जानना चाहते हुए हैं उसमें कितने प्रधान तक हुए हैं नेहरू, जिन्होंने अपनी पत्नी के बारे में एकदम ट्रांसपेरेंट ढंग से और बहुत शानदार ढंग से न लिखा हो। किसने लिखा है बताइए जरा? नेहरू के अलावा किसी ने नहीं लिखा। नेहरू की पत्नी, नेहरू की बेटी पॉलिटिकल, नेहरू के परिवार की पूरी कल्चर डेमोक्रेटिक कल्चर, हमारे देश के लिए क्या चीज जरूरी है? वह जरूरी परिवार है जो कि फ्यूडल परिवार है। हमारे देश के लिए ऐसा एकदम डिपॉलिटिसाइज हो चुका है। नेहरू का मायने में आइडियल पॉलिटिकल परिवार है। नेहरू ने कॉन्सेप्ट को, एक ऐसे परिवार के कॉन्सेप्ट को जिसमें परिवार के लोग एक दूसरे से, नरेंद्र मोदी जब नेहरू परिवार पर हमला करते हैं और नेहरू परिवार कह के हमला करते हैं, तो वे पितृसत्तात्मक फ्यूडल परिवार को बचाने की हिमायत करते हैं। नेहरू ने जो परिवार दिया वो फ्यूडल परिवार नहीं था, वो पितृसत्तात्मक परिवार नहीं था। नेहरू का परिवार एक लोकतांत्रिक परिवार था और आज भी है। ऐसा लोकतांत्रिक परिवार जिसमें परिवार के प्रत्येक मेंबर को समान अधिकार है और समान भाव से देखा जाता है। वहां छोटे बड़े का भेद नहीं है। आपको यह लगता है कि वो नेहरू परिवार के खिलाफ में या गांधी परिवार के खिलाफ में जो आरएसएस के लोग जहर उगला करते हैं वो इसलिए नहीं उगला करते कि ना सरकार चाहिए? जी नहीं, ये इसलिए उगलते हैं का ढांचा है, उस परिवार के ढांचे को परिवार ने क्वेश्चन किया है, अपने आचरण से क्वेश्चन किया है। मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी मिला नहीं हूं उन लोगों से, एक दो बार की घटनाओं को छोड़ के। मैं अंदर की बातें नहीं जानता क्योंकि मैं कांग्रेसी नहीं रहा।
लेकिन वह एक आइडियल परिवार है, डेमोक्रेटिक परिवार है, पॉलिटिकल परिवार है। और ये नेहरू की बेटी, नेहरू के परिवार की औरतें स्वाधीनता आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन के बाद लोकतंत्र खुलकर भाग लेती हैं, खुलकर राजनीति करती हैं। आरएसएस के किसी भी एक व्यक्ति के, एक नेता के परिवार को तो बताइए, बीजेपी के एक नेता के परिवार को तो बताइए खुल के। अंगूठा छाप बहू चाहिए, अंगूठा छाप, और अंगूठा छाप परिवार चाहिए। आरएसएस को मुखर लोकतांत्रिक परिवार नहीं चाहिए। मोहन भागवत बार बार कह चुके हैं, हाउस वाइफ अच्छी लगती है। नेहरू जी को लोकतांत्रिक स्त्री अच्छी लगती थी, ऐसी स्त्री अच्छी लगती थी जो कि भारत के लोकतंत्र के निर्माण सक्रिय रूप से भाग ले। आरएसएस के तो मर्दों ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग नहीं लिया, औरतें कहां से भाग लेंगी उनकी। कांग्रेस के मर्दों ने भी भाग लिया और कांग्रेस की औरतों ने, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की पत्नियों ने और परिवार के लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका, यानी कांग्रेस ने एक कल्चर पैदा की, डेमोक्रेटिक फैमिली, और हर कांग्रेसी को गर्व था इस पर। और यह चीज लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो पंडित नेहरू मिलेंगे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फैमिली में। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फैमिली बनाना और के आदर्श के तौर पर पेश करना साधारण चीज नहीं थी। अरे बड़े बड़े समाजवादी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नहीं कर पाए ये काम। बड़े बड़े बुर्जुआ नहीं कर पाए। अमेरिका में आधे दर्जन से ज्यादा जो राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं करप्ट और चरित्रहीन हुए हैं। और सोशलिज्म जिसने, ऐसा कम्युनिस्ट नेता नहीं था जिसने कि अपनी पत्नी को, सो नेहरू को आप न तो बुर्जुआ के रूप में देख सकते हैं और न सोशलिस्ट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि नेहरू के यहां बुर्जुआ परिवार नहीं है। भारतीय टिपिकल परिवार को नेहरू ने क्रिएट किया, और वह कैसा परिवार था? लोकतांत्रिक पॉलिटिकल। जिन अमेरिका के नेताओं की आरएसएस के लोग पूजा करते हैं ना, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष कभी भी आदर्श नहीं रहे। नेहरू के परिवार के लिए कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो और चाहे वो माओ हो, कभी आदर्श नहीं। नेहरू के लिए कभी भी हिंदुस्तान का जो अतीत के बोझ से टूटा हुआ जो परिवार था वो आदर्श नहीं रहा। नेहरू ने एक लोकतांत्रिक परिवार की रचना को सामने रखा और निर्मित थी हमारे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए लोकतांत्रिक फैमिली का गठन किया। नेहरू के परिवार की परिकल्पना एक बहुत चाहते हैं हम आरएसएस के लोगों से। वो कैसा ने तो परिवार बना, पॉलिटिकल फैमिली, हिंदुस्तान के सैकड़ों लाखों नेहरू के परिवार के कॉन्सेप्ट को अपने आचरण में ढाला। नेहरू में साहस था। वो नेहरू ने राजा राम मोहन राय की तरह परिवार नहीं बनाया। नेहरू उससे कई कदम आगे चले गए परिवार बनाने में। नेहरू के परिवार एकदम नया कॉन्सेप्ट है। उसे एक नेहरू के हथियाने के औजार की तरह नहीं देखा जाना।
बीएम प्रसाद जी कह रहे हैं केरल की सरकार के गिराने के संदर्भ में, केरल की सरकार के गिराने के संदर्भ में हमने बात की है, हम उस पर बात कर सकते हैं। सवाल यह कि नेहरू ने जो परिवार बनाया वो परिवार कैसा है, परिवार की संरचना कैसी है। वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की संगति में एक नए किस्म के परिवार का प्रयोग है। इसे समझने की जरूरत है, इसे अंडरलाइन करने की जरूरत है। जो आधुनिक भारत की कल्पना देखना चाहते हैं नेहरू की, नेहरू के आधुनिक परिवार भी है, और परिवार बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जानते हैं कहां है? कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। तमाम डेमोक्रेट्स और रिएक्शनरीज नेताओं का ड्रॉबैक यहीं पर है। नेहरू का कद इसलिए ऊंचा है क्योंकि नेहरू एक लोकतांत्रिक पॉलिटिकल फैमिली के कॉन्सेप्ट को आचरण में ढालते हैं, पेश करते हैं। आप यहां से देखिए, आप दूर क्यों जा रहे हैं। नेहरू के पहले जो फैमिली है मोतीलाल नेहरू की, और नेहरू के बाद की जो फैमिली है, उसमें फर्क है। और इस फर्क को हमें समझना होगा। तो जब आप नेहरू परिवार और गांधी परिवार पर हमला करते हैं, और नेहरू परिवार गांधी परिवार सत्ता को हासिल करने का एक औजार है, जी नहीं, सत्ता आएगी और जाएगी। नेहरू परिवार और गांधी परिवार एक लोकतांत्रिक पॉलिटिकल परिवार के कॉन्सेप्ट को पेश करता है, और यह एक बहुत बड़ी चीज है। इसको ना तो हमारे कम्युनिस्ट हिस्टोरियन अंडरलाइन करते हैं, और ना हमारे कांग्रेस के जो बात के लोग हैं वो अंडरलाइन। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, नेहरू जी स्वयं स्वभाव से नास्तिक थे, लेकिन वो धर्म का अपमान नहीं करते थे। नेहरू जी व्यवहार में दृष्टिकोण के आधार पर एकदम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे। कभी किसी भी धर्म के खिलाफ में उन्होंने कुछ बोला नहीं, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। हमारे यहां तो साधारण सी घटना घटती है तो प्रधानमंत्री के जो रणबांकुरे हैं, अभी 4 दिन पहले हर्षवर्धन साहब अभी भी जमाते तबलीगी जमात के अभी भी प्रसंग को भूले नहीं है, और माफी नहीं मांग रहे, ये गलती की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की जिन लोगों ने हत्या कर दी, इसके बावजूद महात्मा गांधी ने उन लोगों को हत्यारों का समूह नहीं कहा। पंडित नेहरू ने उनको हत्यारों का समूह नहीं कहा। पंडित नेहरू पर बात करते समय एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पंडित नेहरू ने कभी भी अपने अपोनेंट पर, कभी किसी धर्म पर, चाहे उस धर्म के किसी भी नेता की कैसी भी भूमिका रही हो, कभी भी किसी धर्म पर अटैक नहीं किया। लोकतंत्र के लिए कैसा नेता होना चाहिए? लोकतंत्र कैसे बनता है? लोकतंत्र धर्मों के बीच में प्रतिस्पर्धा पैदा करने से लोकतंत्र नहीं बनता। पंडित नेहरू कभी भी पद पर रहते हुए उन्होंने किसी भी धार्मिक रिचुअल्स का पालन नहीं किया। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर शपथ ली है, वो खुलेआम अपनी हिंदू पक्षधरता का बार बार प्रदर्शन करते रहते हैं, जो कायदे से गलत है। आप जिस दिन प्रधानमंत्री न रहे, आप रोज अपनी धार्मिक पक्षधरता का प्रदर्शन कीजिए अपने आचरण में।
लेकिन कम से कम पद पर रहते हुए इसकी मर्यादा का ख्याल कीजिए। सेक्युलर इंडिया का कॉन्सेप्ट भारत सरकार की कुर्सियों पर बैठे हुए सभी किस्म के लोगों से यह मांग करता है कि वे अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं का पद पर बैठकर प्रदर्शन न करें। आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है मंदिर में जाना, उतना ही महत्वपूर्ण है मस्जिद में और चर्च में जाना। लेकिन आप इनमें से किसी काम को मत कीजिए। आप जिस दिन आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आप जाइए ना पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए और 100 करोड़ रुपया बीजेपी के फंड से दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के नाते जाते हैं और पशुपतिनाथ पर नेपाल में जाके 100 करोड़ रुपया चढ़ाते हैं तो हमें आपत्ति होती है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष सरकार के और धर्मनिरपेक्ष जनता के पैसे का दुरुपयोग है। पंडित नेहरू कभी अपने प्रचार के लिए संतों महंतों के दरवाजे पर नहीं गए वोट मांगने के लिए। नाथ का मंदिर और संगम का तीर्थ नेहरू जी के जमाने में नहीं था। लोकतांत्रिक भारत बनाना है ना, धर्मनिरपेक्ष भारत, तो धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष आचरण बेहद जरूरी है। राजनीति धर्म की सीढ़ी के पहले रुक जाती है, लेकिन आपकी राजनीति, जो मौजूदा शासक है उनकी राजनीति, वो तो मंदिर के अंदर प्रवेश कर। नेहरू से कैसे तुलना करेंगे आप? कैसे तुलना करेंगे आप? नेहरू ने जो भारत दिया वो भारत ऐसा भारत है जिसमें कि सारे नेता आचरण करने के लिए, धर्म से दूरी बना के आचरण करने के लिए नेहरू ने यह आचरण पैदा किया कि चुनाव होंगे, हम वोट मांगेंगे। अब तो और भी बुरी हालत हो गई है। और इसकी अनेक वजह हैं, अनेक कारण हैं। मैं सिर्फ नेहरू पर केंद्रित रख के बात करना चाहता हूं कि नेहरू जी जब तक रहे, नेहरू जी ने अपने जीवन की एक भूल की। वो भूल क्या की? वो भूल चीन के बारे में चीन पर एक उत्तेजनापूर्ण बयान दे दिया, वो भी पार्लियामेंट में। और उस भूल का परिणाम था भारत चीन युद्ध। हम सब जानते हैं कि चीन जो है कोई भली सरकार नहीं है। लेकिन अगर आपके चीन के साथ सीमा विवाद हैं तो कैसे हल किए जाने चाहिए? ताकत के बल पर या बातचीत के जरिए? कम्युनिस्टों का यही कसूर था। कम्युनिस्टों ने सिर्फ इतना कहा था कि आप आरोप लगाने के पहले आप सिर्फ बातचीत कीजिए और बातचीत से हल कीजिए। नेहरू जी नहीं माने और नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक उत्तेजनापूर्ण बयान दिया। और नेहरू जी ने तो खाली बयान दिया था, चीन ने हमला कर दिया। और अल्टीमेटली क्या करना पड़ा आपको? अल्टीमेटली आपको कम्युनिस्टों की बात माननी पड़ी और आपको टेबल पर जाना पड़ा और लगातार सीमा पर नेगोशिएशन चल रहे हैं। सैकड़ों मीटिंग हो चुकी हैं सीमा संबंधी नेगोशिएशंस की। कम्युनिस्टों ने सिर्फ इतना कहा था कि वो पड़ोसी देश है, वो शत्रु देश नहीं है। आप अगर कोई विवाद है तो बातचीत से हल करो, बातचीत के लिए परसुएट करो। यह स्थिति नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले से जो खबरें आ रही हैं, अगर चाइना हमारे इलाके में घुस आया है तो हमारी सरकार की यह जरूरत है, जिम्मेदारी है कि वह चाइना के साथ में वो विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत करके हस्तक्षेप करे और उन्हें बातचीत के लिए राजी करे कि वो वहां से हटें। शक्ति प्रदर्शन से विदेश नीति नहीं चलती। आप शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान से नहीं निपट पाए अभी तक। 6 साल हो गए शक्ति प्रदर्शन करते हुए, अभी भी लौट आइए।
बातचीत के अलावा कोई समाधान नहीं है, और युद्ध में कोई नहीं जीतता। जो हारता है वो भी मरता है और जो जीतता है वो भी मरता है। युद्ध में कोई नहीं जीतता। युद्ध जीते थे हम लोग, अभी भी 1971 के युद्ध का टैक्स अभी भी जमा करती है जनता। अरे जीत है तो फिर टैक्स क्यों लगा रहे हो? युद्ध जीत गए हो तो खुश होना चाहिए, लेकिन जनता से टैक्स वसूल कर रहे हैं आप। लोकतंत्र में हथियार महत्वपूर्ण नहीं है, ताकत महत्वपूर्ण नहीं है, टेबल और संवाद महत्वपूर्ण है। आप टेबल पर बैठे और डायलॉग करें। लोकतंत्र में मूछें, अहंकार, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरी मूछें तुझसे बड़ी हैं और ऊंची हैं। उस सामंतों के यहां होता था। यह कूटनीति का जमाना है। या मूछें नहीं होती, बुद्धि होती है, राजनीति होती है। तो आपने क्या किया पॉलिटिक्स में? आपने कूटनीति को बर्बाद कर दिया और कूटनीति को एकदम गुंडों की और सौदों की राजनीति में बदल दिया। आप खाली पाकिस्तान के हमले का निषेध नहीं करते, किसी टेररिस्ट को खाली नहीं मारते, बल्कि आप करते ही हैं कि आप देश के अंदर भी उन लोगों पर हमले करते हैं जो आपसे बार बार मना करते हैं कि युद्ध मत करो। आप देश की जनता पर भी हमले करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आरएसएस के लोग उन पर हमला करते हैं कि ये देशद्रोही है। नेहरू के जमाने में तो कभी हमले नहीं किए गए इस तरह से, और जब हमले किए गए तो उसका परिणाम नेहरू को भोगना पड़ा। जब भी आप राष्ट्रवाद के आधार पर आप विदेश नीति को चलाने की कोशिश करेंगे, आप तय मानिए आप मुंह की खाएंगे। नेहरू ने भी खाई थी, आप भी खाएंगे। अंत में नेहरू को और कांग्रेस को यह सबक हासिल करना पड़ा कि नहीं, कूटनीति राष्ट्रवाद की जगह नहीं है, विदेश नीति राष्ट्रवाद की जगह नहीं है। नेहरू ने 1962 में यह गलती की थी कि नेशनलिज्म को उन्होंने बाकायदा एक जादू की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और उसमें मुंह की खाई। तो आप राष्ट्रवाद का अगर वो नेहरू भी हैं और वो इस्तेमाल करेंगे तो आप तय मानिए उस डिफीट तय है, और आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भी डिफीट तय है। राष्ट्रवाद विदेश नीति का आधार नहीं हो सकता। नेहरू की विदेश नीति की जो 62 की असफलता है, उससे यह सबक नेहरू ने लिया, आपको भी लेना होगा। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस फिलहाल, हमें वे एरियाज खोजने चाहिए, कांग्रेस को भी खोजने चाहिए, कम्युनिस्टों को भी खोजने चाहिए, सोशलिस्टों को खोजने चाहिए कि नेहरू ने जो प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी का प्रकल्पित किया था उसमें वे कौन से ड्रॉबैक्स, कौन सी गलतियां हुई जिनके जरिए यह सबवर्जन आया, यह उच्छेदन आया, जिस उच्छेदन के प्रतीक के तौर पर अभी नरेंद्र मोदी हमारे शासन में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी का भारत में शासन में आना अब तक की तमाम किस्म की लोकतांत्रिक परंपराओं का एक तरह से सबवर्जन है। ये क्यों हुआ? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि घटी नीचे, उनको ध्यान देना होगा। मैं एक दो चीजें जो मेरी नॉलेज में है, मैं जो समझ रहा हूं, मैं उसे जस्ट थ्रो कर रहा हूं आपके आइडिया के लिए। ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सत्ता हासिल की, खासतौर पर कांग्रेस ने तमाम राज्यों में और देश में,
तो कांग्रेस का एक अलगाव लोकतांत्रिक संगठनों और लोकतांत्रिक यानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से अलगाव पैदा हुआ, और ह्यूमन राइट्स की रक्षा का जो स्पेस था, जो कि कांग्रेस को जिसकी रक्षा करनी चाहिए थी, वो स्पेस उसने छोड़ दिया और ह्यूमन राइट्स पर हमले किए, और यहां से लोकतंत्र के ऊपर हमले की शुरुआत हुई, कांग्रेस के जरिए ही हुई। और संयोग से इसका पहला प्रयोग, सबसे सफल प्रयोग 57 में बूथ लूटने की जो परंपरा की का पॉलिटिक्स में वाइल्ड संवैधानिक जो परंपराएं प्रक्रियाएं उनको तोड़ने की परंपरा की शुरुआत 59 में हुई केरल की और दूसरी जो घटना है जिसने कि एकदम रिवर्स में सारी पॉलिटिक्स को डाल दिया, राजनीति के अपराधीकरण की बात। सो राजनीति का अपराधीकरण आया कब? 1972 बंगाल के चुनाव बाकायदा रीक किए गए, लेड बाई सिद्धार्थ शंकर राय। ये वही सिद्धार्थ शंकर राय थे जिनके आइडिया पर बाद में इमरजेंसी लगाई गई। विधानसभाओं को गिराना, विधानसभाओं के चुनाव में हिंसा का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसने कि डेमोक्रेसी को कमजोर किया। कांग्रेस को इस जगह को बाकायदा समझना होगा। आप संवैधानिक प्रक्रियाओं को सबवर्सिव तरीके से उलट पुलट करके, उनको विच्छेद करके आप सत्ता अगर हथियाएंगे तो अल्टीमेटली इससे लोकतंत्र क्षतिग्रस्त होगा और वे ताकतें आएंगी जो कि लोकतांत्रिक नहीं है। नरेंद्र मोदी के उदय में इस परंपरा का बहुत बड़ा हाथ है। राजनीति के अपराधीकरण की जो प्रक्रिया बंगाल में 72 से लेकर 77 तक चली, जिसमें करीब 1500 से अधिक सीपीएम के कार्यकर्ता मारे गए, हजारों नक्सल यंग लड़के लड़कियां मारे गए, ये जो क्षति है ये अपूर्णीय क्षति है, और ये क्षति सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी, इसने पूरी राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म दिया। राजनीति का अपराधीकरण लालू यादव से शुरू नहीं होता, ये गलतफहमी निकालते हैं दिमाग से लोग। राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत बाबरी मस्जिद विध्वंस से भी नहीं होती। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने तो इसका दुरुपयोग किया। तो कांग्रेस आज विपक्ष में है, यह सबक ले कि किसी भी कंडीशन में संवैधानिक मान्यताओं का और लोकतांत्रिक मान्यताओं और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेगी, और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जमीनी स्तर पर काम करेगी। आपने ह्यूमन राइट्स के सवाल को दूसरों के लिए छोड़ दिया, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का तो जन्म ही ह्यूमन राइट्स के सवालों के लिए लड़ते हुए हुआ था। सरकार आपको मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमन राइट्स के बारे में लड़ाई का काम छोड़ देंगे। विपक्ष में इधर आने के बाद से कांग्रेस ने यह चीज पिकअप की है, जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं बार बार लिखा भी है मैंने ये। राजनीति में मैं ये ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने, संरक्षित करने, ह्यूमन राइट्स के आंदोलन से जुड़ने की परंपरा की मैं आरएसएस से उम्मीद नहीं करता। आरएसएस तो बेसिकली एंटी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कांग्रेस से उम्मीद करता हूं मैं, कम्युनिस्टों से उम्मीद करता हूं मैं। तो हमें यह चीज सोचनी होगी कि नेहरू का जो डेमोक्रेसी का जो प्रोजेक्ट था, वो डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ? पहली चीज। दूसरी एक चीज और जो कि बहुत जरूरी है, नेहरू ने कुछ चीजें सीखी थी मार्क्स से, लेनिन से। नेहरू ने इसे एक्नॉलेज किया था।
कांग्रेस के नेताओं को गंभीरता से दुनिया के तमाम किस्म के प्रचलित मार्क्सवादी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। नेहरू बनना है ना। नेहरू ने लिखा है कि उन्हें इतिहास और समाज संबंधी जो ज्ञान है कार्ल मार्क्स की रचनाओं को पढ़ के मिला। तो अगर मुझे समाज को समझने में, अर्थशास्त्र को समझने में, ग्लोबलाइजेशन को समझने में, ग्लोबलाइजेशन के तमाम किस्म के विकल्पों को समझने में अगर विश्व के प्रशिक्षित और बड़े प्रतिष्ठित मार्क्सवादियों से मदद मिलती है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। और आखिरी चीज, सत्ता आए या जाए, लोकतांत्रिक आचरण के साथ में और सेकुलर आचरण के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस ने जो सॉफ्ट और नेकेड जो कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है अपने अंदर, इसे छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस के आइडियल एंटोनी नहीं हो सकते, कांग्रेस के आइडियल मनमोहन सिंह भी नहीं हो सकते, कांग्रेस के आइडियल राजीव गांधी भी नहीं हो सकते, कांग्रेस के आइडियल जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं। क्योंकि सेकुलरिज्म की जो प्रैक्टिस है, उसकी जो परंपरा नेहरू ने डाली, उस परंपरा को पुनरुज्जीवित करने की जरूरत है। कांग्रेस उस परंपरा से अवसरवाद के चलते उसने जब जब समझौते किए हैं, कांग्रेस ने नुकसान उठाया है, उस देश ने नुकसान उठाया है। कांग्रेस के लिए एक ही ऑप्शन है, अपने भविष्य को बनाने और संवारने का और वर्तमान को संवारने का, कि वो पुनः नेहरू के रास्ते पर लौटे। और आप तय मान लीजिए, अगर कांग्रेस नेहरू के रास्ते पर लौटती है तो देश भी नेहरू के रास्ते पर लौटेगा। यह तय है, यह तय। आज भी अभी भी विपक्ष में जो सबसे बड़ी ताकत है वो कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देश को अगर सेकुलर बचाए रखना है, बनाए रखना है, लोकतांत्रिक रास्ते पर ले जाना है, तो हमें कांग्रेस को नेहरू के रास्ते पर लौट के जाना होगा। मैकेनिकली नहीं, क्रिएटिव ढंग से। नेहरू ने चीजें जहां छोड़ी हैं उससे आगे ले जानी होंगी चीजें। नेहरू से जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सबक लेना होगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस नेहरू के रास्ते पर लौटकर जाएगी और ये जो बीच में जो एवरेशंस पैदा हुए तमाम किस्म के, इन एवरेशंस से निकलेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि नए सिरे से, क्योंकि अभी जो संकट जिसमें हम देश फंसा हुआ है, उस संकट में पहली शर्त है, इस संकट से निकलने की पहली शर्त है और पहली सीढ़ी है कि नेता जनता से जुड़ें। जनता को पैसे नहीं चाहिए, जनता को खाद नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, जनता खाना जुगाड़ कर लेगी, सिर्फ तुम जाओ पास में, तुम जाओ नीचे। नेहरू की ब्यूटी यह थी कि वो जनता के बीच में जाते थे, उनका इंटेलेक्चुअल से डायरेक्ट कनेक्ट था, कोठरी नहीं थी, नेहरू की कोठरी नहीं थी। ये जो कोठरी में रह के एक गैंग बना के, ग्रुप बना के जो कांग्रेस की लीडरशिप काम करती है, इस परंपरा से निकले बाहर, एकदम बाहर निकले। जनता इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है कि कब कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में नेहरू के रास्ते पर निकलती है। और आप तय मानिए, हिंदुस्तान का नौजवान भी उसकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि नेहरू के विचार में, नेहरू के व्यक्तित्व में यह ताकत थी, आज भी है, कि वो युवाओं को आकर्षित कर सकता है। आज का नौजवान सेकुलर बनना चाहता है, वो अतीत जीवी नहीं बनना चाहता। आज का नौजवान विज्ञान और तर्क को पसंद करता है,
शर्त यही है कि राजनेता उससे बात करें, राजनीतिक दल विज्ञान और तर्क के आधार पर बात करें। नेता की भाषा में भाषा नहीं, प्रेम झलकना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को हृदय से, हृदय की भाषा बोलने की कला विकसित करनी होगी। नेहरू की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज एकदम इतनी लिक्विड लैंग्वेज है कि वो सीधे डायरेक्ट कनेक्ट करती है, क्योंकि वो हृदय से बोलते हैं। जब आप जनता से अपने हृदय की भाषा में बात करेंगे, अपने सुख दुख की भाषा में बात करेंगे, तो आप तय मानिए जनता भी आपको प्यार करेगी। आपको किसी पीआर एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हृदय की भाषा में बोलना शुरू कीजिए। ये किताब की भाषा से निकलिए। बिना इसके आपको नेहरू नहीं मिलेंगे। नेहरू हृदय की भाषा में बसता है, नेहरू सेक्युलर आइडिया में बसता है, नेहरू एक डेमोक्रेटिक फैमिली में बसता है, डेमोक्रेटिक फैमिली के आइडिया में बसता है। नेहरू को हमारी तरफ से यही एक श्रद्धांजलि हो सकती है कि हम सब लोग मिलकर लोकतांत्रिक परिवार